राधिका के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सामने खड़े उसके मम्मी पापा दोनों उसे चुप कराने में लगे हुए थे। चुप हो जा मेरी बच्ची, हमें नहीं पता था वो जालिम लोग तेरे साथ ऐसा करेंगे। अब सब ठीक हो जाएगा, अपना मन शांत रख। राधिका बेटी, अब तुम्हें यहाँ कोई डर नहीं है। तुम अपने मम्मी पापा के घर लौट आई हो। तुम्हारे ससुराल वालों का काला साया अब तुम पर कभी नहीं पड़ेगा। काश हम पैसे वाला घर देखकर तुम्हारी शादी ना करते तो आज हमारे कारण तुम्हें ये दिन न देखने पड़ते। तुम जिसे प्यार करती थी, अगर हम उसी दिन तुम्हारे और सागर के रिश्ते के लिए हाँ कर देते तो आज तुम खुश होती। कहते कहते राधिका के मम्मी पापा दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। राधिका भी उनसे लिपट कर रोने लगती है। राधिका की शादी 3 महीने पहले अनिल के साथ हुई थी। आस पड़ोस के सब लोग तो क्या, खुद राधिका के माता पिता भी इस बात से हैरान थे कि अनिल और उसका परिवार शहर में इतना पैसे वाला खानदानी है, तो फिर उन्होंने एक साधारण परिवार से शादी करने के लिए हाँ कैसे कह दिया। खैर, राधिका की शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई, फिर भी उसने अपने माता पिता का मान सम्मान रखने के लिए ये शादी कर ली। राधिका सागर से बिल्कुल दूर हो गई। शादी के बाद वो अपने ससुराल पहुंची। माँ जी, अनिल अभी तक आए नहीं, बहुत रात हो चुकी है। वो देर रात तक काम करता है, उसके ऑफिस से फोन आ गया था इसलिए उसे जाना पड़ा। तुम जाकर सो जाओ, उसे आने में सुबह हो जाएगी। राधिका की सुहाग रात थी पर अनिल का कुछ पता नहीं था। राधिका कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह अनिल आता है पर राधिका से बिल्कुल भी बात नहीं करता। सुनिए, मुझे वॉशरूम में पता नहीं पानी गर्म करने का नल कौन सा है, एक बार आप बता देते। मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। माँ से पूछ लो, वो तुम्हें बता देगी। एक बात पूछूं, हमारी शादी के बाद आपने बिल्कुल भी मेरे से बात नहीं की। क्या आप इस शादी से खुश नहीं हो? हाँ, नहीं हो खुश, बोलो क्या करना है। तभी राधिका की सास कमरे में आ जाती है। अरे बहू, तुम इतना भी नहीं समझती हो। अनिल काम नहीं करेगा तो घर में पैसे कैसे आएंगे? पहले काम जरूरी है या तुमसे बातें करना? तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी है? रुपया, पैसा, ऐशो आराम सब कुछ तो है यहाँ पर। और तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे बोलो, मैं तुम्हारे पास बैठ जाती हूँ। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं बस। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके और अनिल के बीच अभी तक पति पत्नी का कोई रिश्ता कायम नहीं हुआ था। एक रात अनिल को आने में बहुत देर हो जाती है। राधिका परेशान थी। उसने कई बार अनिल को फोन मिलाया पर अनिल का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए राधिका अपने कमरे में जाकर सो गई। राधिका की आंख लग गई। तभी उसे लगा कि उसके ऊपर किसी ने हाथ रखा है, पर अनिल तो अभी तक आया नहीं था। राधिका घबरा कर उठी। उसने पलट कर देखा तो वो हैरान रह गई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? माँ जी जल्दी आइए। राधिका घबरा कर कमरे का दरवाजा खोलती है और उसकी सास अंदर आती है। माँ जी देखिए, मेरे कमरे में कोई अजनबी घुस आया है, पता नहीं कौन है। अरे घबरा क्यों रही है? ये तेरा छोटा देवर अनिल के चाचा का लड़का हरीश है। मैंने ही हरीश को तेरे कमरे में भेजा था। ताई जी, आपने मुझे कहा था कि ये मुझे कुछ नहीं कहेगी, पर ये तो मुझे देखकर डर रही है। अब आप ही बताओ, मैं इसके पास कैसे रुक सकता हूँ? आपने मेरे कमरे में इसे क्यों भेजा? मैं कुछ समझी नहीं। अरे तुझे घर का वारिस देना है या नहीं, इसीलिए मैंने हरीश को तेरे पास भेजा है। कम शब्दों में ही समझ जाओ तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा है, अनिल भैया के पास समय नहीं होता, ठीक है ना? या ये कह लो कि उनमें वो बात नहीं है कि वो आपके साथ पति पत्नी का संबंध बना पाए, इसलिए ताई जी ने मेरी मदद मांगी। और मैं तो वैसे ही इस घर में सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तुम लोग कितने नीच और पापी हो। मैं अनिल को इस बारे में सब कुछ बता दूंगी। मुझे क्या बताएगी? मैं सब जानता हूँ। तू क्या सोचती है, इतने बड़े घर में तेरे जैसी पुराने संस्कारों वाली लड़की बहू बनकर आएगी? अरे वो तो तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे इतने बड़े घर की बहू बनने का मौका मिला। माँ जैसा कहती है वैसा ही करो, हरीश तुम्हारे साथ ही रहेगा। नहीं, मैं ये अत्याचार सहन नहीं करूंगी। तुम सब ने मुझे धोखा दिया है। मैं अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दूंगी। तू अपने बाप को बताएगी? वो बाप जो दिल का मरीज है, जो तेरे सच को जानकर कल का मरता आज मर जाएगा। जाकर बता दे। राधिका बहुत रोती है। बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को हरीश से बचाकर रख रही थी। उसे पता था कि ये लोग उसके साथ गलत कर रहे हैं, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। एक दिन हरीश राधिका से जबरदस्ती करने लगा तो राधिका बहुत मुश्किल से घबरा कर वहां से भागी और अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने अपनी सारी आपबीती अपने मम्मी पापा को बताई। राधिका के मम्मी पापा ने अनिल और उसके परिवार को पुलिस में भेजने की धमकी दी, जिससे वे लोग डर गए और बहुत जल्द राधिका और अनिल का तलाक हो गया। आज राधिका अपने घर में तो है, पर अपने दुख को बिल्कुल भी भुलाने के काबिल नहीं है। राधिका, हम चाहते हैं तुम फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो।
देखो राधिका, तुमसे कौन मिलने आया है? राधिका देखती है उसके सामने सागर खड़ा था। सागर तुम? सागर राधिका की हालत देखकर हैरान रह जाता है। उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधिका, तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? ऐसे अंधेरे में बैठकर तो तुम अपने आप को और बीमार कर लोगी। जो हो गया उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अभी तुम्हारे सामने बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है। अपने आप को संभालो राधिका। सागर ठीक कह रहा है बेटी। अपने माता पिता और सागर की बात सुनकर राधिका रो पड़ती है। शायद अभी भी उसके जख्म जो थोड़े ताजे थे वो अपनों के प्यार से धीरे धीरे भर जाएंगे। सरला अलीगढ़ शहर में रहती थी। सरला के पति की बर्तनों की फैक्ट्री थी। सरला के दोनों बेटे मानव और मोहित अपने पिता के साथ ही फैक्ट्री संभालते थे। सरला के दोनों बेटों की शादी हो चुकी होती है। सरला की बड़ी बहू रीमा एक अमीर घर से आई हुई थी। रीमा शादी के बाद बहुत सारा दहेज भी साथ लेकर आई थी, इसलिए वो और ज्यादा अपनी अमीरी पर इतराती थी। सरला की छोटी बहू दीपा बहुत ही गरीब घर से आई थी। मोहित की शादी उसके पिता शशि नारायण की मर्जी से हुई थी, क्योंकि शशि नारायण ने अपने मित्र यानी कि दीपा के पिता को मरते वक्त वचन दिया था। दीपा बहुत ही संस्कारी बहू थी, पर वो अपनी सास सरला की जितनी मर्जी सेवा कर ले, सरला फिर भी रीमा के ही गुण गाती रहती थी। दीपा को सरला हर वक्त ताने देती थी। शशि नारायण सरला के स्वभाव को जानता था। सरला का अमीर और गरीब बहू में फर्क करना लगातार बढ़ रहा था। इसी वजह से रीमा भी दीपा को हर किसी के सामने बेइज्जत करती रहती थी। सरला का जन्मदिन आने वाला था। सरला के जन्मदिन पर रीमा और दीपा दोनों के परिवार वाले आते हैं। रीमा के माता पिता और भाई सरला के लिए ढेर सारे महंगे उपहार लाते हैं। रीमा का भाई सरला को उपहार में महंगा फोन देता है, जिसे देखकर सरला खुशी से फूली नहीं समाती। तभी दीपा की माँ और भाई सरला को बेडशीट, साड़ी और फल व मिठाई उपहार में देते हैं, जिसे लेकर सरला मुंह सिकोड़ने लगती है और एक तरफ रख देती है। दीपा शर्मिंदगी महसूस करती है। तभी शशि नारायण वहाँ आता है। अरे दीपा बहू, अपनी माताजी और भाई को कुछ खिलाओ पिलाओ, दूर से सफर करके आए हैं। सरला के व्यवहार को सभी जानते थे कि वो रीमा के मायके वालों को ज्यादा पूछती थी। एक दिन अचानक शशि नारायण की तबीयत बिगड़ जाती है और हार्ट अटैक से शशि नारायण का देहांत हो जाता है। अब रीमा हर वक्त सरला को दीपा के लिए भड़काने लगी। वो अपने पति मानव से बोली, मानव, पिताजी मरते वक्त ये घर माँ जी के नाम कर गए हैं और फैक्ट्री का आधा आधा हिस्सा आपके और मोहित के नाम। आप मोहित को फैक्ट्री का आधा हिस्सा देकर रफा दफा करो। बाकी घर कैसे अपने कब्जे में लेना है वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आखिर तुम ऐसा क्या करने वाली हो, कुछ पता तो चले। बस तुम देखते जाओ मेरा खेल। माँ जी, आपको तो पता ही है इस दीपा के मायके वाले कितने भिखारी हैं। कहीं ऐसा ना हो बाबूजी के द्वारा दिया गया फैक्ट्री का हिस्सा अपने मायके वालों पर उड़ा दे। मोहित तो वैसे भी सीधा है, इसकी मीठी मीठी बातों में आकर फैक्ट्री दीपा के मायके वालों के नाम ना कर दे। और माँ जी, आपने तो हमारे साथ ही रहना है। आप तो जानती हो मेरे मायके वाले कितने अमीर हैं। मेरे लिए ये फैक्ट्री और घर कुछ भी नहीं, पर आपकी जान की सुरक्षा के लिए आप एक काम करो, ये घर मेरे नाम कर दो। रीमा धोखे से घर अपने नाम करवा देती है। सरला घर के कागजात पर साइन कर देती है। रीमा के कहने पर मानव मोहित से कहता है, मोहित देख, अब पिताजी भी नहीं रहे तो आगे हम दोनों का भी परिवार बनेगा। फैक्ट्री बेचकर दोनों आधा आधा हिस्सा बाबूजी की जायदाद के हिसाब से रख लेते हैं। तुम अपने लिए कोई घर ढूंढ लो, इस वक्त अलग होना ही सही रहेगा। पर भैया, ये घर तो माँ के नाम है ना? नहीं मोहित, मैंने ये घर रीमा बहू के नाम कर दिया है और मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। मैं कल ही दीपा को लेकर अलग रहने चला जाऊंगा। मोहित और दीपा दुखी मन से अलग घर में रहने चले जाते हैं। उन दोनों के जाते ही रीमा अपने रंग दिखाने लगती है। एक दिन वो सरला से कहती है, माँ जी, मैं और मानव आज मूवी देखने जा रहे हैं, तो आप खाना बना लेना, हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी।
सरला उनके जाने के बाद रसोई में खाना बनाने जाती है। इतने वक्त बाद खाना बनाते हुए उसे दीपा बहू की याद आ जाती है कि दीपा सरला को गर्म गर्म रोटियां सेक कर खिलाती थी। सरला रोने लगती है क्योंकि आज वो अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। अब तो रीमा घर के काम भी सरला से ही करवाने लगी। एक दिन, माँ जी, मैंने आपसे बोला था कि झाड़ू पोछा सुबह जल्दी उठकर कर लिया करो। आप इतनी देर तक सोती रहती हैं, तो घर के काम निपटाने में तो पूरा दिन लगा दोगी। बहू, वो कल रात में बीपी थोड़ा बढ़ गया था तो दवाई लेकर सोई थी। तो क्या हुआ? बीपी तो बढ़ा था, कहीं जान तो नहीं गई जो इतना नाटक दिखा रही हो? काम से बचने के लिए इस घर में रहना है तो टाइम पर काम करना होगा। रीमा बहू, तुम तो ऐसी नहीं थी, और ये घर मेरा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। माँ जी, ये घर अब आपका नहीं मेरा है, आपने मेरे नाम कर दिया था। अब चुपचाप रहना है तो रहो इस घर में, वरना बाहर का रास्ता खुला है। सरला रोती हुई अपने पति को याद करती है। अपनी बहू दीपा पर किए अत्याचारों के लिए वो बहुत पश्चाताप करती है। उसे याद आता है वो किस तरह दीपा को ताने देती थी। वही ताने आज रीमा के मुंह से वो खुद सुन रही है। धीरे धीरे रीमा अब अपने मायके वालों को भी रोजाना अपने घर बुलाने लगी। मानव और रीमा दोनों बस रीमा के परिवार वालों के साथ सारा दिन पार्टियों और बाजारों में घूमने लगे। कभी पिकनिक पर शहर से बाहर चले जाते। सरला बिल्कुल अकेली रह जाती। एक दिन रीमा का भाई घर आता है। मानव से कहता है, अरे जीजू, ये छोटी मोटी दुकान खोलने में कुछ नहीं कमा पाओगे, कोई नया हाथ मारो। मेरी मानो तो शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, बहुत कमाई है। और उसके लिए आपको ये घर गिरवी रखना पड़ेगा। कुछ टाइम किराए के घर में गुजारा कर लेना, फिर कुछ समय बाद जब पैसे आ जाएंगे तो इसे बेचकर एक बड़ी कोठी खरीद लेना। क्यों दीदी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? अरे, मेरा भाई कभी गलत बोल ही नहीं सकता। सुनो जी, तरुण भैया का ये आइडिया मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। हम ये घर गिरवी रखकर शेयर खरीद लेते हैं। तुम लोग मेरे होते हुए ये घर गिरवी नहीं रख सकते। ये घर तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। उनकी यादें आज भी इस घर में जिंदा हैं। माँ, रीमा और तरुण अगर बोल रहे हैं तो घर बेचने में नुकसान कैसा? हम पैसे कमाकर एक बड़ी नई कोठी ले लेंगे। वैसे भी ये घर अब पुराना हो चुका है। माँ जी, आपको अगर यहाँ नहीं रहना तो आप यहाँ से जा सकती हैं। सरला परेशान होकर घर से निकल जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे। वो रास्ते में ठोकर खाकर गिरने लगती है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। सरला मुंह उठाकर देखती है। मोहित, मेरा बच्चा, तू कहाँ था मेरे बेटे? मुझे अपने साथ ले चल। रो मत माँ, चलो घर चलो, घर चलकर सारी बात करते हैं। सरला मोहित के साथ घर पहुंचती है। दीपा उसे देखकर खुशी से फूले नहीं समाती। वो सरला के पैर छूती है और गले लग जाती है। माँ जी, आप इतने दिनों बाद, आज आपको कितने दिनों बाद देख रही हूँ। आपको देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई। माँ जी, आओ बैठो, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बनाकर लाती हूँ। मोहित, जाओ ना, बाजार से गरम गरम समोसे ले आओ। माँ जी को चाय के साथ समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। माँ जी, मैं थोड़ा सा पोहा भी बना लेती हूँ। आपको पोहा बहुत पसंद है ना? बस कर बहू, इतना प्यार मत दे, मैं इस प्यार के काबिल नहीं हूँ। मोहित के बार बार जिद करने पर सरला सारी बात बताती है। मोहित और दीपा भी माँ की सारी बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। मोहित सरला से कहता है, माँ, अब आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप हमारे पास ही रहोगी। हाँ माँ जी, ये ठीक कह रहे हैं, अब से आप हमारे पास ही रहो। मोहित मानव को फोन करके बता देता है कि माँ अब उनके साथ ही रहेंगी। मानव रीमा कुछ नहीं बोलते। रीमा को ये लगता है कि चलो अच्छा है, बला टली। दीपा सरला की बहुत सेवा करती है, उसका बहुत ध्यान रखती है। ये देखकर सरला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उधर मानव को रीमा का भाई बताता है कि मानव ने घर को गिरवी रखकर जो शेयर खरीदे थे वो सारे शेयर डूब चुके हैं। ये सुनकर मानव सिर पकड़कर बैठ जाता है। रीमा भी ये सुनकर सदमे में आ जाती है। शेयर खरीदने के चक्कर में मानव ने अपना घर और दुकान भी गिरवी रख दिए थे। मानव का सब कुछ तबाह हो गया था।
मानव की ये हालत देखकर रीमा के भाई और मायके वालों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था। वो भी अब रीमा से बात करने से कतराते थे। रीमा जिस मायके की अमीरी का घमंड करती थी, आज वो चूर चूर हो चुका था। बुरे वक्त में उसके मायके वालों ने भी साथ नहीं दिया। ये देखकर वो बहुत दुखी होती है। रीमा और मानव के घर खाली करने की बात जब मोहित को पता चलती है तो वो मानव से बात करता है। मोहित अपनी माँ से वादा करता है कि वो पिताजी की निशानी को किसी और हाथ में नहीं जाने देगा। मोहित पैसे देकर अपने गिरवी घर को छुड़ा लेता है। रीमा और मानव बहुत शर्मिंदा होते हैं। तभी दीपा और सरला भी वहां आ जाते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज अपने और पराये में भेद पता चल गया। मैं मायके की जिस अमीरी का घमंड करती थी, वो घमंड आज चूर चूर हो चुका है। सरला अपने बहू बेटों के साथ पति की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ती है। सरला को समझ आ चुका होता है, अमीर बहू गरीब बहू का भेदभाव घर की खुशहाली भंग कर देता है। उस दिन के बाद सरला दोनों बहुओं को प्यार करने लगी और परिवार की खुशहाली फिर से वापस आ गई।